12th का चैप्टर संख्या 8, क्लास 12th का चैप्टर संख्या 8, जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक। इस चैप्टर के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसकी चर्चा करें तो हमने पढ़ा है अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के अलावा हमने इसमें जो 3D श्रेणी है जिसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक सम्मिलित हैं उसके गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। उसके गुणों में हमने 4 गुण पढ़ लिए थे। एक तो परमाणु त्रिज्या कंप्लीट कर ली थी, आयनन ऊर्जा पढ़ लिया था, इसके अलावा धातु प्रकृति पढ़ ली थी, ऑक्सीडेशन अंक पढ़ लिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम 2 बिंदुओं की बात करेंगे। एक तो संकुल यौगिकों में रंग, एक तो अपने पास मैं कहूँगी 3D श्रेणियों के जो संकुल यौगिक हैं यौगिक हैं वो रंगीन होते हैं, यानी उसके कलर की बात करेंगे। और एक आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा कि अपने पास जो संकरण धातु तत्व हैं वो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर समय रहा तो हम पढ़ेंगे तीसरा बिंदु चुंबकीय गुणों की भी बात करेंगे। तो लीजिए आज की क्लास में हम चालू करते हैं। अपना जो बिंदु है 2 बिंदुओं की बात की, उसमें से पहला बिंदु हम बात करेंगे, पहले रंग की बात करेंगे। इसकी डी एंड एफ ब्लॉक है, उसमें संकरण धातु तत्वों के रंग की बात करेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें हमें आज जो पढ़ना है वो है, पहला बिंदु हमें पढ़ना है रंग। रंग की बात करें तो हम कहेंगे कलर। एक बिंदु हम पढ़ेंगे वो हम जानेंगे उत्प्रेरकीय गुण। देखो सबसे पहले हम बात करें रंग के बारे में। अगर पढ़े तो अपने को 2 बिंदु याद होनी चाहिए। 2 बिंदुओं के बारे में अपने को पता होना चाहिए, यानी अपने को मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान होना जरूरी है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं उसकी बात करें। उनमें से पहली बात यानी पहला जो पॉइंट है, पहला बिंदु है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो अपने को याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा अपने पास जो बिंदु है उसकी बात करेंगे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण। इन 2 बिंदुओं के बारे में अगर अपने को भली भांति याद है या भली भांति हम इन दोनों बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम अच्छी तरह से संक्रमण धातु तत्वों के रंग की व्याख्या कर सकते हैं। देखो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके दोनों बिंदुओं को विस्तार से जान लेते हैं। एक एक करके दोनों बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसके बाद में हम अगला बिंदु लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो हम बात करेंगे, पहला जो हम पढ़ेंगे वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करता है। अब इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था, आज भी हम पढ़ लेते हैं कि अगर इनको तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो एक निश्चित रेंज है उन सभी को अगर हम तरंगदैर्घ्य के आधार पर विभाजित करें या सीक्वेंस में रखें, तरंगदैर्घ्य के आधार पर विकिरणों को सीक्वेंस में रखें तो उनका क्रम ये होता है। सबसे पहले आता है अल्फा किरण, अल्फा रेंज। उसके बाद में अपने पास आता है अक्सरे, अक्स किरण, यानी अक्सरे का मतलब होता है अक्स किरण हो गया। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी विकिरण, फिर विजिबल जिसको हम कहेंगे दृश्य क्षेत्र, विजिबल क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे IR, इंफ्रारेड, फिर पढ़ेंगे माइक्रोवेव और फिर आता अपने पास रेडियो विकिरण।
ये इनका एक क्या है, सीक्वेंस है। किसके आधार पर बेटा सीक्वेंस? आपको ध्यान रखना, ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका सीक्वेंस है, क्रम है कि तरंग दैर्घ्य का क्रम बढ़ेगा कौन सा कौन दिशा में। देखो मैं ऐसा कह दूं कि इस दिशा में जो अक्सरे है, ये अपने पास गामा किरण है, गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इससे ज्यादा अक्सरे का होता है, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट का होता है, उससे ज्यादा विजिबल क्षेत्र का होता है, फिर आईआर का होता है, माइक्रोवेव का होता है और रेडियो विकिरणों का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। यानी मैं ऐसा कह दूं कि जो तरंग दैर्घ्य अल्फा है वो इनका सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य है इनका सबसे कम, यानी इधर कम है तो इधर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? कोई भी रेज है, कोई भी किरण है, उसका उभरा हुआ भाग, दो क्रमागत उभरे हुए भाग या फिर जो झुका हुआ भाग है, इन दोनों के बीच की दूरी। जैसे मैं इसको बनाऊं, इसका तरंग दैर्घ्य कम है तो इसको मैं ऐसा बना लेता हूं कि भैया तरंग दैर्घ्य कम है, इनका थोड़ा सा ज्यादा है तो इनका और भी ज्यादा है, इनका और भी ज्यादा है, ऐसे करके हम ऐसा बना लेते। ये क्या हो गया, एक रेज होगी तरंग दैर्घ्य का आधार। तो इनको देखो, तरंग दैर्घ्य कहां है, यहां से उभरे हुए भाग है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। या फिर दोनों ये क्या है, गड्ढे हैं, जो गिरे हुए भाग है उनको भी क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा देख लें, हमने क्या कहा, तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं। तरंग दैर्घ्य हम कहेंगे दो क्रमागत उभरे हुए भाग हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, तरंग दैर्घ्य। या फिर दो गिरे हुए भाग है क्रमागत, उनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। तो यानी मैं ऐसा कहता हूं, दो क्रमागत सरल या दो क्रमागत विकर्ण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। यहां देखो तरंग दैर्घ्य का मान कम है, यहां देखिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या है, ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां देखो तरंग दैर्घ्य का मान और भी ज्यादा। ऐसे करते हुए हम क्या है, यहां तक पहुंचेंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस इधर क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। अपने को पता है जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा अधिक होगी। तो इनकी ऊर्जा क्या है, अधिक, और इनकी ऊर्जा क्या है, इनकी ऊर्जा क्या है, कम है। यानी तरंग दैर्घ्य के विपरीत क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो कोई भी यौगिक है, वो क्या है, किसी भी यौगिक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड कंडीशन में तो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो क्या एक निश्चित रेंज की या निश्चित प्रांत की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। तो हम कहेंगे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, जो भी एक अपने पास विजुअल रेंज है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, इसकी रेंज में अगर कोई घटना घटती है तो अपने को दिखाई देती है। आप अपनी आंख से उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। यानी इस क्षेत्र में जो भी घटना घटेगी वो हम अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं, या जो भी इस रेंज का तरंग दैर्घ्य का प्रकाश या इस रेंज की ऊर्जा का प्रकाश या किरण कोई यौगिक ग्रहण करता है तो उसका कैसा कलर है, क्या है, वो अपने को दिखाई देगा। मतलब ये है इस क्षेत्र के सभी जो घटनाएं हैं वो रंगीन होती हैं, वो अपने को दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र के अलावा ज्यादा ऊर्जा वाले या फिर कम ऊर्जा वाले जो भी घटनाएं हैं वो अपने को दिखाई नहीं देती हैं, वो रंगीन होती है, रंगहीन होती है। यानी इधर वाले भाग में से अगर ऊर्जा ग्रहण हो रही है तो भी अपने को दिखाई देगा, रंगहीन रहेगा। इधर वाले भाग में से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तो भी अपने को दिखाई नहीं देंगे, वो भी क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब जैसे मान लो कोई पदार्थ है वो क्या है, अक्सरे विकिरण ग्रहण कर रहा है तो वो अपने को रंगहीन देखा, क्योंकि अपना जो विजिबल क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, वो तो केवल अपने पास क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे, दृश्य क्षेत्र है, इसको हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य के आधार पर या इसके आधार पर इसको 7 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 7 भाग कौन कौन से, जिसको हम बिजोड़ शब्द से याद रख सकते हैं। 7 रंग कौन कौन
इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, सबसे कम हो गया, इसका तरंगदैर्घ्य यहाँ पे क्या हो गया, सर्वाधिक हो गया। ये जो रेंज है वो लगभग मैं ऐसा कह दूं 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य की होती है। यानी जो दृश्य क्षेत्र का जो रेंज है, एनर्जी रेंज है या तरंगदैर्घ्य का रेंज है वो कितना है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का होता है। कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच की रेंज का होता है। अपने को जानते हैं, हम सब जानते हैं, वीनोडेट हम कहते हैं कि अपने को पता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो अब अपने पास हम कहेंगे 400 नैनोमीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होगा, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास हम कहेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है वो किस क्षेत्र में आता है, दृश्य क्षेत्र में आता है या विजिबल क्षेत्र में आता है। कितने से कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो क्षेत्र है वो जो रेंज का प्रकाश है वो दृश्य क्षेत्र में आता है। यानी इनके बीच में जो भी घटनाएं घटेंगी, जो भी प्रकाश का अवशोषण होगा वो रंगीन होगा, इसके अलावा शेष दोनों तरफ क्या होगा, रंगहीन होगा। ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर संकुल यौगिक या फिर हम कहें कि संक्रमण धातु तत्व गया, मैं कहूँ कि संक्रमण धातु है उसका यौगिक है, वो प्रकाश की उपस्थिति में अगर वो इस क्षेत्र में से ऊर्जा ग्रहण करता है तो यानी प्रकाश में से इतनी इस क्षेत्र की ऊर्जा ग्रहण करता है वो रंगीन दिखाई देगा। इसके अलावा इनसे ज्यादा ग्रहण करेगा तो भी रंगहीन होगा और इससे कम ग्रहण करेगा तो भी क्या होगा, रंगहीन होगा। ये बात तो अपने पास किसी थी, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात थी, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात थी। आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो याद रखना है, ध्यान रखना वो ये रखना है कि केवल दृश्य क्षेत्र में होने वाली घटना ही रंगीन होती है, इसके अलावा सभी अन्य क्षेत्रों में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो रंगहीन होती हैं। क्लियर, पहला बिंदु अपना हुआ। दूसरा बिंदु इसके बाद में आता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा बिंदु क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बातें करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगले बिंदु की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें। बेटा ये अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा बिंदु हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप किसी भी यौगिक या किसी भी संक्रमण धातु के रंग के बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आना अति आवश्यक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बात करें कि जो संक्रमण धातु तत्व हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अंतिम वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक में भरे जाते हैं। किसमें भरे जाते हैं, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब डी ब्लॉक में या डी संक्रमण धातु तत्व है या उसके जो आयन है उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, डी ब्लॉक में भरा जाएगा। अब डी ब्लॉक में कितने कक्षक हैं, देखो मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास डी ब्लॉक है, ये क्या है, डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के 5 कक्षक हैं, ये डी उपकोष है और डी उपकोष के 5 कक्षक कौन कौन से बेटा, हम कहेंगे ये तो क्या है, डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी जेड अक्ष, डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं। क्लियर, इन सभी कक्षकों की ऊर्जा, या मैं ऐसा कह दूं कि जो संक्रमण धातु तत्व है उनमें जब तक वो यौगिक नहीं बनेगा तब तक उनकी ऊर्जा क्या रहेगी, सभी की समान रहेगी। तब तक क्या सभी की ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि वो क्या यौगिकों में बदले नहीं, जब तक कि उससे कोई और अन्य समूह आकर नहीं जुड़े या कोई लिगेंड आकर नहीं जुड़े, तब तक क्या है, उन सभी कक्षकों की ऊर्जा डी
सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या है, एक समान रहती है, एक समान है, सभी की इक्वल होती है, जिसे हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जब अपने पास जो संकरण धातु है उसके जो दीपलोकीय समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं उनसे कोई न कोई समूह आकर जुड़े। जब ये समूह आकर जुड़ेंगे, या मैं कह दूं समूह बोल दूं, या फिर कोई लिगेंड बोल दूं, या कोई इलेक्ट्रॉन युक्त यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो आकर अगर जुड़ेगी तो ये जो समभ्रंश कक्षक हैं उनका विपाटन हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, जिसका हम वर्णन सीएफटी में कर चुके हैं। जिसका वर्णन कहां कर चुके हैं, हम सीएफटी में कर चुके हैं। सीएफटी में इसकी बात हम पढ़ चुके हैं। सीएफटी का हमने विस्तार से वर्णन कर लिया, अपने यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा सीएफटी। ठीक है, अब देखो ये दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। कौन कौन से में, एक तो ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक, दो तो हो जाएंगे, और तीन हो जाएंगे कम ऊर्जा वाले कक्षक। ये तो कम ऊर्जा वाले हो गए, ज्यादा वाले कम ऊर्जा वाले कक्षकों को हम T2G कहेंगे, अष्टफलकीय में क्या कहेंगे T2G, और इनको क्या बोलेंगे EG कहा जाएगा। T2G में कौन कौन से हैं, D अक्ष Y है, dy z है और dz अक्ष है। और इसमें कौन सा है, d अक्ष स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है और dz स्क्वायर। ठीक है, इसके जो ऊर्जा लेवल है उसके बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ ऊर्जा लेवल है इसको क्या बोलेंगे हम, बेरी सेंटर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, बेरी सेंटर कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको, बेरी सेंटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब अपना काम इतना तो हो गया कि क्या, कि जब अपने पास हम कहेंगे कोई भी जो संक्रमण धातु तत्व है वो जब यौगिक बनाएगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या ग्रुप है वो आएगा, तो उसके जो समभ्रंश कक्षक है वो दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, एक तो कम ऊर्जा वाले T2G, एक ज्यादा ऊर्जा वाले EG। ठीक है, अब देखो अपने पास जो भी धातु आयन है, ये धातु आयन या धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, कम ऊर्जा वाले बोलेंगे। पहले किसे बोलेंगे, कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, हाई ऊर्जा वाले में चला जाएगा, T2G में, EG में चला जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा क्या है, हम कहेंगे ऊर्जा अवशोषित होगी, उत्सर्जित होगी। अगर ये ऊर्जा गैप है वो अपने दृश्य क्षेत्र का है, दृश्य क्षेत्र का है, तो यौगिक अपने को कैसा दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा, वरना कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, बहुत ध्यान रहे कि हमारे पास समभ्रंश कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम पहले कम ऊर्जा वाले बोलेंगे। कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करके, अगर वो ऊर्जा जो ग्रहण कर रहे हैं उसकी रेंज है वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र की है, तो अपने को कलरफुल दिखाई देंगे, वरना कलरलेस दिखाई देंगे। क्या, जब वो ऊर्जा जो ग्रहण कर रहे हैं वो रेंज या ऊर्जा की जो रेंज है वो अगर अपने को दृश्य प्रकाश की है, ऊर्जा की रेंज किसकी है, अगर दृश्य प्रकाश की अपने को ऊर्जा की रेंज मिल रही है तो वो क्या होंगे, रंगीन होंगे। तब तो क्या होंगे, रंगीन होंगे। और अगर इसके रेंज की नहीं है, इससे ज्यादा या कम की है, तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास है D0 और D10 विन्यास, D0 और D10 विन्यास। देखो D10 विन्यास, D0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा। ऊर्जा क्या है, ज्यादा रहेगी, इससे दृश्य क्षेत्र से तो अपने को जो संकुल दिखाई देगा वो रंगहीन दिखाई देगा। अगर सपोज करो हमारे पास पूरे भरे हुए हैं, D10 आ गया अपने पास, ये क्या है D10 हो गया, तो आप क्या करोगे, यहां भी पूरे भर गए और यहां पर भी पूरे भर गए। अब यहां की इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे, यानी ऊर्जा ग्रहण करके कहां, EG में गमन तो करेंगे, EG में गमन तो करेंगे, यानी ये ऊर्जा यहां से ग्रहण करके यहां तक पहुंचेंगे, गमन तो करेंगे, लेकिन जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है वो दृश्य क्षेत्र का न होकर किसी अन्य क्षेत्र का होगा, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र का होगा। जब अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र का तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे या इस रेंज की ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो अपने को कैसा दिखाई देगा, ये
जो दृश्य क्षेत्र है उससे ज्यादा वाले ऊर्जा क्षेत्रों की होगी, इसलिए कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। तो हम ये कहेंगे ये कैसे होते हैं, दोनों के दोनों रंगहीन होते हैं। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 और D10 है वो कैसे दिखाई देंगे, अपने को रंगहीन दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा कहूं इसी प्रकार से एक और कह दूं D5 अर्धकोण स्टाइल, अर्धकोण स्टाइल। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं D5, ये लो D5 हो गई, मैं इसको कहता हूं D5। सपोज लो दुर्बल समूह और D5 का विन्यास किया। ठीक है, अब ये क्षेत्र, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक गमन करेगा, ये क्षेत्र यहां तक गमन तो कर लेगा। ठीक है, गमन करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ऊर्जा जो ग्रहण कर रहा है वो दृश्य क्षेत्र की ना होगी, उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दृश्य क्षेत्र से क्या हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने के कारण जो इनका कलर है, रंग है, वो क्या है, धुंधला दिखाई देगा, अपने को स्पष्ट नजर नहीं आएगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। या मैं ऐसा कह दूं कि कलर है वो क्या है, फीका तो रहेगा कलर में, तो मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास जो D5 विन्यास वाले यौगिक हैं उनका कलर कैसा होता है, धुंधला दिखाई देता है, फीका कलर दिखाता है, धुंधला कलर दिखाई देता है। इनके अलावा बाकी के जो हैं उनका अवशोषण क्या होता है, दृश्य क्षेत्र में होता है, और दृश्य क्षेत्र में होने के कारण कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल क्या है उसकी चर्चा। मेरे पास है BiH2O6 ये संकुल है, अपने को रंगीन या पर्पल कलर का दिखाई देगा। क्यों देगा, इसका कारण अपने को जानना है। तो सबसे पहले इसमें देखो, टाइटेनियम का ऑक्सीजन कितना है, 3+ है। या मैं ऐसा कहता हूं टाइटेनियम है, कितने नंबर पर आता है, स्केडियम के बाद टाइटेनियम मतलब हो गया अपने पास 22 पर। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, आर्गन और 4s2 3d हो गए 22। अब अपने पास टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन कितना, 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, हम क्या बोलेंगे, आर्गन 4s0 3d 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास क्या बनेंगे, समरस कक्षक बना लेते हैं पहले। ये समरस कक्षक है, इनसे क्या हो गया, ज्यादा ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले, ज्यादा वाले को Eg बोलते हैं, कम वाले को T2G बोला जाता है। ये तो कौन से हैं, T2G है, ये कौन से हैं, Eg है। ये एनर्जी गेट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड कंडीशन में हाई एनर्जी के जो Eg कक्षक है उनमें गमन कर लेगा। हाई एनर्जी के Eg कक्षकों में गमन करेगा तो ये रेंज है वो किस क्षेत्र में होगी, दृश्य क्षेत्र में होगी। और दृश्य क्षेत्र में होने के कारण क्या होगा, ये अपने को पर्पल कलर का दिखाई देगा। इस कलर का प्रकाश अवशोषण करेगा, उसका पूरा कलर अपने को दिखाई देगा। अब देखो ध्यान देना, ये तो कौन से हैं, डी उपकोष के कक्षक है, समरस कक्षक D है, ये भी तो D है और ये भी क्या है, D है, यानी ये भी D के भाग और ये भी क्या है, D के भाग है। तो इलेक्ट्रॉन कहां, D से D में गमन कर रहा है। गमन करने का बोलते हैं संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, D से किस में गमन कर रहा है, D में गमन कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, संक्रमण। और गमन कर रहा है वो भी कौन से क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, तो वो कैसा दिखाई देगा, रंगीन। और गमन करने में क्या बोलते हैं, DD संक्रमण। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर संकुल यौगिक में DD संक्रमण संभव है तो अपने को रंगीन दिखाई देगा, और अगर संभव नहीं है तो रंगहीन दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। ठीक है, ये अपना बिंदु था कलर का। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आया। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, इसके बाद में बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा अपने पास बिंदु था वो था उत्प्रेरकीय गुण। रंग के बाद में हम दूसरी बात करेंगे, उत्प्रेरक की बात करेंगे। संक्रमण धातु है वो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। इसके गुणों की बात हम करेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है, सबसे पहली बात है कि ये उत्प्रेरक के गुण तो दर्शाते हैं, लेकिन क्यों दर्शाते हैं, इसका कारण क्या है। यानी अगर अपने से सवाल पूछ लिया जाए कि
संक्रमण धातु तत्व है, आसानी से उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप कहोगे एक तो क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये कारण है। इस कारण ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। इसके अलावा हम बात करें इनमें रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता है, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता, रिक्त डी कक्षकों की क्या है, उपलब्धता है। अब रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये दोनों गुण होने के कारण संक्रमण धातु किसके समान व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं। होता क्या है, देखो कि जो संक्रमण धातु है, हमें देखते हैं कि जो अभिकारक है, अभिकारक से क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। अभिकारक से क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करके आसानी से ये मध्यवर्ती उत्पाद, जो अस्थायी उत्पाद है, वो मध्यवर्ती है, उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी अभिकारक से ऊर्जा ग्रहण करके क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास रिक्त डी अक्षर क्या है, उपलब्ध है। रिक्त डी अक्षर उपलब्ध होने का क्या आसानी से ऊर्जा क्या एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने का कार्य कर लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आसानी से अभिकारक से किस में बदल जाएंगे, संक्रमण अवस्था में बदल जाएंगे, या मैं कह दूं कि अपने पास मध्यवर्ती उत्पाद में बदल जाएंगे। इसमें मध्यवर्ती उत्पाद या मध्यवर्ती यौगिक बनाने। अब ये मध्यवर्ती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। मध्यवर्ती की ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। ज्यादा ऊर्जा होती है इसलिए स्थायी नहीं है, इसलिए तुरंत क्या करेगा, उत्पाद प्लस जो अपने पास उत्प्रेरक लिया है काम में, उसमें बदल जाएगा। यानी वापस अभिक्रिया के एंड में ये अपने को ऐसे के ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, जो उत्प्रेरक के गुण है, संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक के गुण, इसका मुख्य कारण क्या है, दो कारण है। क्या, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरी है रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, इसके अलावा अपने पास है रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। इसमें क्या काम है, क्या समझा है हमने, ये कहा है कि जो संक्रमण धातु तत्व है वो अभिकारक से ऊर्जा ग्रहण करके अभिकारक को मध्यवर्ती उत्पाद में बदल देते हैं, जो क्या है, ज्यादा ऊर्जा वाला अस्थायी कंपाउंड है, जिसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, जिसका लाइफ टाइम है वो क्या है, बहुत कम है, या जो इसका जो जीवन काल है वो क्या है, कम है। जल्दी ये क्या करेगा, उत्पाद में बदल जाएगा और प्रोडक्ट अपने पास, प्रोडक्ट अपने पास वापस प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, हमने कहा वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी का निर्माण, यानी इसके निर्माण में अपने को मुख्य रूप से निखिल धातु है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। वनस्पति तेल क्या है, अपने आप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ आपको भी बड़ा समझना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में होगा, निखिल धातु की उपस्थिति में होगा। ये उत्प्रेरक किसका करेगा, किसका कार्य करेगा, इसका उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और ये आसानी से किस में बदल जाएगा, अपने पास स्थायी कंपाउंड या संतृप्त यौगिक में बदल जाएगा, जिसको हम वनस्पति घी के नाम से जाना जाता है। कई बार कई दफे सवाल कर लेते हैं, वनस्पति घी से वनस्पति तेल के निर्माण में कौन से धातु उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उस कंडीशन में आपको उत्तर देना है नहीं। इसी प्रकार से दूसरा हम कहें अमोनिया बनाने की हेबर विधि, दूसरी अपने पास हम लिखे, इसका एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, वो है अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अब अमोनिया का फॉर्मेशन अपने को पता है N2+3H2 की सहायता से होता है। हाँ, नाइट्रोजन गैस अवस्था में, हाइड्रोजन गैस अवस्था में, इसमें उत्प्रेरक क्या है, Fe आएगा और M को आएगा
और ये आसानी से किस में जाएगा NH3 में। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, ये Fe तो इसमें क्या है उत्प्रेरक और MO मोलिब्डेनम क्या है वर्धक। अब यहाँ वर्धक का अभिप्राय है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक का यहाँ पर अभिप्राय है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं संकरण धातु हैं वो उत्प्रेरक का व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में हम आसान से पढ़ लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।